ओके, आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला आया होगा होमवर्क में। यार ना, ऐसा ना करो करो, किया ही नहीं। 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, आने वाले दिनों में आधा पौना घंटा लग जाएगा रहेगा, लेकिन डेली एक सवाल होमवर्क का जरूर करें। और आज से ऑनवर्ड्स तो क्लास वर्क वाला सवाल भी आपने एक दफ़ा ट्राई करना है घर में दोबारा। ओके, क्लास पूरी होने का वेट करते हैं, उतनी देर हम बैलेंस शीट की मेन फिगर्स को पोस्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलें, ये 14 फिगर्स पोस्ट करें। क्वेश्चन 4 है हमारा आज, पेज नंबर 620, 620 पे। इसमें टाइम ना लगाया करें, जल्दी कर दिया करें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 14 या 19 14 पीपी 460 और 200। इन्वेस्टमेंट्स आज शायद उस तरह का मसला ना हो इन्वेस्टमेंट्स में। ओहो, एडजस्टमेंट अकाउंट। इससे बड़ी खुशी होती है, आप लोग रोजाना माशाल्लाह टाइम टाइम आ जाते हैं, साथ साथ पढ़े हैं। इन्वेस्टमेंट्स 340। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस। अच्छा, ये ग्रांटेड का लफ्ज जो है ना, अगर आपको कभी परेशान करे तो आपने परेशान नहीं होना, साइड देख लेनी है ये कौन सी है। एसेट है तो इसको ना लोन रिसीवेबल कहते हैं। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है ग्रांटेड, यानी उधार दिया। ग्रांटेड का ऑपोजिट होता है ऑब्टेन्ड, उधार लिया। तो लोन ग्रांटेड का मतलब उधार दिया, तो इसको लोन रिसीवेबल कहते हैं। तो लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है जी? 30 का। अभी बाकी नीचे ना देखें कुछ भी, कैंसिलेशन वगैरह भी छोड़ें। लोन रिसीवेबल 30। गुडविल की जगह छोड़ देते हैं जी। कितना है? करंट एसेट्स हैं 595 के और 400। शेयर कैपिटल 600 और इधर 250। शेयर प्रीमियम है इसको वर्किंग 3 में ले जाएं दानिश, क्योंकि इसको बांटना नहीं है, और इसको वर्किंग 2 में ले जाते हैं क्योंकि इसको बांटना है। वर्किंग 2। सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग में सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग आती हैं, क्लोजिंग आती हैं, यानी जो बैलेंस शीट में नजर आ रही हो, और कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग आती हैं। असल में एनसीआई ना एग्जिस्ट कर नहीं रही होती सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इसलिए वो हमें खुद अकाउंट खोलना पड़ता है जरूरत पड़ने पे। नॉन करंट लायबिलिटीज 272। अभी परेशान ना हो इधर क्या 30 रुपए हैं, इधर क्या 200 रुपए हैं, इधर क्या 72 रुपए हैं, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल बस नोट करते रहें। लॉन्ग टर्म लोन्स 200 प्लस 72। जगह छोड़ देते हैं सीआरई के लिए और एनसीआई के लिए जी। लॉन्ग टर्म लोन जी और 72। करंट लायबिलिटीज 228। इधर रखो कैमरा, इधर लाना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिगर्स यहाँ पे पोस्ट हो गई हैं।
अच्छा भाई कैमरा इधर ले आओ। अच्छा मोहतरम, जो हजरात ऑनलाइन वाले हैं उनका तो ये आज दूसरा लेक्चर है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह मंडे को अपलोड होगा, आपका दूसरा लेक्चर आज होगा। अच्छा इसमें हम दूसरे लेक्चर में ना 2 सवाल करेंगे। एक ये इंटीग्रेटेड टॉपिक्स का सवाल है और चैप्टर है, ये आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा, अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर हम एक सवाल करेंगे जैसे टेस्ट के अंदर सवाल आया था, ताकि टेस्ट का सवाल फिर डिस्कस ना करना पड़े। टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट दिया हुआ है और नीचे एक IAS 38 की एडजस्टमेंट है बस। तो उस IAS 38 की एडजस्टमेंट को हम लेंगे। रिसर्च कब शुरू हुई, डेवलपमेंट और ये सारा, लेकिन इसको ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट पे देखेंगे। तो कोई गलत एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी होगी, गलत एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी होगी। दीज अमाउंट्स हैव बीन कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल, सबको अन्य व इंटेंजिबल में डाल दिया हुआ है। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करके इसको यहाँ पे पोस्ट करना सीखेंगे। एक सवाल ये होगा, फिर ताकि IAS 38 की तरह एक पक्की रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे बैठे बैठे। तो IAS 38 के अंदर जो है वो एक सवाल होगा हमारा, दैट विल बी एप्पल लिमिटेड। ये पास पेपर का क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 में, एप्पल लिमिटेड वाला सवाल। इसमें हमने एक सब्सिडरी को खरीदा है, तो उसके भी इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, गुडविल वगैरह भी आएगी, और कुछ हमारे अपने इंटेंजिबल्स हैं, और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सेलेक्ट करनी है चीज़ें। तो हमने एक नोट बनाना है जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आए। तो इसमें पेरेंट के भी एसेट्स होंगे, सब्सिडरी के भी एसेट्स होंगे। तो ये 2 सवाल इंशाल्लाह हम करेंगे, 1.5 घंटे में शायद हो जाएं, 1.5 पौने 2 घंटे में, जल्दी भी हो सकते हैं। टाइम इंशाल्लाह आपको क्लास के एंड पे बता दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए मंडे को ये लेक्चर अपलोड होगा। तो अगला लेक्चर हमारा कंसोलिडेशन का नहीं है, ताकि ज़रा IAS 38 तो काफ़ी भूला है, वो रिवाइज हो जाए। वापस आ जाएंगे जितने। ओके चलें जी। जी बिल्कुल, फिजिकल वालों के लिए यूट्यूब पे ये वाली क्लास अगली अपलोड होगी। ओके तो ये भाईजान आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अब हमने सवाल को करना शुरू करना है। बड़ी ज़बरदस्त वो क्लास है ये जो मैंने आपको बताई, IAS 38 बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, तकरीबन पूरा ही IAS 38 एक। ओके चलें जी, मेन इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर ली है और सवाल की बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ हम मूव करते हैं। फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए फॉलोइंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा कुछ चीजें ना चेहरे से पता चल जाती हैं, बतानी नहीं पड़ती। यानी चेहरे का जो गम या खुशी है ना, वो बता देते हैं अंदर की क्या कैफियत है। तो कुछ लोगों के चेहरे से चीजें पता चल जाती हैं। और बड़े टाइम का आया, अभी हमने सिर्फ बैलेंस शीट की फिगरें लिखी हैं, और अगली क्लास लेने के फजाइल और ना लेने के नुकसानात वो बताए हैं। अच्छा तो यानी सर का बैग आपने हटा दिया। अच्छा तो अब मोहतरम कुछ चीजें जो है ना कंसोलिडेशन करते हुए हमें चेहरे से पता चल जाया करेंगी, और कुछ चीजों के लिए हमें जो है वो दिल खंगालना पड़ेगा। इसको दिल को कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। तो कुछ चीजें बुलवानी पड़ती हैं, अगले से उगलवानी पड़ती हैं, और कुछ चीजें अगले बंदे के चेहरे से नजर आ रही होती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, खुशी वाली कैफियत है या गम वाली कैफियत है। रिजल्ट आप देखें तो अंदर से किसी को बुलवाना नहीं पड़ता, चेहरा बता रहा होता है क्या रिजल्ट आया है। ओके पास इंशाल्लाह। तो अब आप मुझे ये बता दें कि कुछ चीजें चेहरे से पता चल रही हैं जिनके बारे में अदर इंफॉर्मेशन ने कुछ नहीं बताया हुआ। पहली चीज आप मुझे बता दें, परसेंटेज एक्वायर्ड। कैलकुलेटर पकड़ के, पेरेंट ने सब्सिडरी के कितने % शेयर खरीदे हैं? 80%। एक्सेलेंट। बाकी लोग जरा ट्राई करें। छुपा हुआ लिखा है एक जगह। जी मोहतरम, ये इंफॉर्मेशन देख लें, इसके बुनियाद के ऊपर आप कैलकुलेशन ट्राई कर लें जिन्होंने जिनसे नहीं हुई थी। अच्छा भाई मैंने कहा सबसे पहले तो ना सब्सिडरी के बारे में लिखा करें इधर। यार असल में ना अब 250 के साथ लिखा हुआ है रुपीज इन मिलियन, तो ये रुपीज 250 मिलियन है। अगर एक कंपनी के पास, जल्दी बैठो यार उधर, अगर एक कंपनी के पास 250 मिलियन का सरमाया है और टिकटें इसने 10 रुपए वाली नहीं बनाई, अगर 10 रुपए वाली बनाता तो 25 मिलियन टिकटें बनाता, इसने 100 मिलियन वाली टिकटें बनाई हैं, 100 रुपए वाली मात्र 100 रुपए वाली टिकटें बनाई हैं। तो अब आप मुझे बता दें 250 डिवाइड बाय 10 करके 25 मिलियन टिकटें करेंगे या 250 डिवाइड बाय 100 करके 2.5 मिलियन?
तो ये पहली बात थी आज की। 2.5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं या जो पेरेंट ने खरीदे हैं? सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये वो नहीं है जो पेरेंट ने खरीदे हैं। उसमें से पेरेंट ने कितने खरीदे हैं? 2 मिलियन। तो आप बता दें 2.5 मिलियन में से हमने कितने मिलियन खरीदे? 2 मिलियन। तो परसेंटेज एक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई इन पे 100 से करेंगे। 80% शेयर जी पेरेंट ने खरीदे। ओके, नेक्स्ट। ये चीज फेस से पता चल गई थी बैलेंस शीट के, अदर इंफॉर्मेशन में जाना पड़ा। अब सीआरई एनसीए वाले जो पोर्शनमेंट्स करेंगे वो 80% के एतबार से करेंगे। ये जो 4 फिगर्स हैं इनको थोड़ा सा सोच लें। अच्छा जी, शोहर कह रहे मेरा रिसीवेबल है बीवी से, लोन प्रोवाइडेड टू एस मतलब है ना इसका। शोहर इस तरह पेपर में क्या करे, शोहर कह रहे, घर में ना इस तरह बोलने लग जाइएगा। शोहर कह रहे मेरा रिसीवेबल है बीवी से 30 का, लेकिन बीवी बाजी कह रही हैं कि नहीं, शोहर नहीं कह रहा उनको बीवी बाजी, मैं कह रहा हूं, लेकिन बीवी बाजी कह रही हैं मैंने तो 72 देने हैं, मैंने तो 72 देने हैं, लेकिन जो 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 बात हो ना क्लास के बाद में जाकर बता दिया करो। अच्छा, बीवी कह रही है मैंने तो 72 देने हैं। असल में ना इसमें ये नहीं लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम पेरेंट। आज ये लफ्ज थोड़ा सा ओपन है, लॉन्ग टर्म लोन्स। इसका मतलब ये होगा कि बीवी ने शोहर को देने होंगे 30, लोन फ्रॉम पेरेंट, और बाकी 42 की मुझे टेंशन नहीं लेनी। मे बी बैंक लोन, कोई इसने बैंक से लोन लिया होगा वो होगा। बबलू लेट क्यों हो गए? अच्छा, इसका मतलब जब ऑडिट की होती है तो उधर भी लेट जाते हो। ये लेट जाना एक आदत है जो बचपन तक नहीं छूटती, वो बड़े तक नहीं छूटती। चलें, अब आप मुझे बता दें जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैंसलेशन। अभी स्काई ब्लू की मैंने बात नहीं की, अभी मैंने झंडे की बात की है, सबज झंडे की। मुझे बता दें कैंसिल क्या करूं? आपस के रिसीवेबल पेबल कैंसिल करूं या कोई और भी कर दूं? आपस के रिसीवेबल पेबल। तो वर्किंग नंबर 8, कैंसलेशन ऑफ लोन्स, आपस के लोन्स। ठीक है जी। शोहर को बुलाएं, बुला के कान से पकड़ें, ये कान है इसका, कान से पकड़ के, ओए कंसोलिडेशन शुरू होने लगी है। अभी तक तुम दोनों अलग अलग थे, तो अगर तुम अलग अलग थे और घर में कोई भी नहीं था तो आप लोग कह सकते हो कि भाईजान शोहर कह रहे हैं मैंने बीवी से पैसे लेने हैं, बीवी कह रही है हाँ हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं, लेकिन भाईजान इस वक्त मेहमान आए हुए हैं, अगर तुम लोग ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन इन दोनों को एक इकोनॉमिक यूनिट अज्यूम किया जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा कि आपने आपस में पैसे लेने देने वाला काम खत्म करो, कॉन्ट्रा एंट्री करो। अब रिसीवेबल को मैंने कहा था पहले खत्म किया करें। शोहर को मनाएं कान से पकड़ के, शोहर तूने सलमा से पैसे नहीं लेने, बानो से पैसे नहीं लेने। वो निकनेम है, दूसरा वाला निकनेम है। अच्छा बोल दें लोन रिसीवेबल क्रेडिट। बीवी ऑटो पे लगी होगी, वो कहेगी मैंने कौन से देने थे, तो इसकी किताबों में लोन किस साइड पे नजर आ रहा है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज खत्म कैसे होती हैं? लाइबिलिटीज अभी तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है, खत्म कैसे होगी? डेबिट करके। कुछ बड़े तेज बच्चे बैठे होते हैं, चुप करके पढ़ते रहते हैं, पेपर भी 3-3 करके निकालते हैं और आपके दाएं बाएं बैठे होते हैं, कुछ ज्यादा दूर नहीं होते। चुप। भाई कहते हैं मुझे कभी ऐसा बंदा नहीं मिला। वो मैं
सी एंट्री। अच्छा, तो ये मोहतरम पहली एंट्री हो गई, लोन पेएबल डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ये रिसीवेबल को खत्म कर देगा और ये पेएबल को। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं मुझे। पहली एडजस्टमेंट अब मैं पोस्ट करने लगा हूं। मार्कर दे दो। मैं कह रहा था मार्कर दे दो, मार्कर दे दो आप क्या। अच्छा जी, इस एंट्री को पोस्ट करें। शर्म नहीं आती? बीवी से पैसे लेने हैं? नहीं लेता। बीवी कहेंगी मैं देने। तो ये वर्किंग नंबर 8 पोस्ट होगी। वर्किंग नंबर 8 पोस्ट होगी। एक भाई उस क्लास में आ गए, बच्चा हो गया बड़ा जबरदस्त। वर्किंग 8 भी पोस्ट होगी। ओके, चलें जी, स्काई ब्लू के ऊपर थोड़ी बहस करेंगे। स्काई ब्लू के ऊपर क्या क्या आपके जहन में आ रहा है यार? पहले खुद सोच लिया करें, फिर मैं बात करूंगा ना। सब्सिडरी के रिसीवेबल्स में तो कुछ नहीं नजर आ रहा कि शोहर से इसने कोई उधार इसने दिया हुआ है, इसके रिसीवेबल में, इसके पेएबल में नजर आ रहा है। तो ये इसका शोहर का कोई अपना बैंक लोन होगा। ये कोई आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है जिसे बोंगों की तरह कैंसिल करें। तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स वाई बस 200 की टेंशन ना लें, बस कुछ भी ना करें, इसको इग्नोर करें। क्या ये कोई लोन इसने सब्सिडरी से लिया हुआ है जो सब्सिडरी कह रही है मैंने दिया हुआ इसे लोन? ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए 200 की टेंशन ना लें। तो ये पी का अपना बैंक लोन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। पी का अपना बैंक लोन लिख लें, पी का अपना बैंक लोन। छोड़ दिया करो कभी। दानिश कमाल हो गई, जो डिजाइन आपकी शर्ट पे ऐसे ऐसे करके बना हुआ है वो पीछे वाले भाई की शर्ट पे ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तीनों आए, तीनों यार हंसते खेलते रह गए। तीनों आए, तीनों आए। उठो 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 उठो, जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए। बाकी लोग पहले एडजस्टमेंट पढ़े। हाथ हिला रहे हैं अंदर, चलें। ओके, so is it a coincidence or it was pre-planned? चलें जी। पेरेंट एक्वायर्ड द इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी ऑन यकम जुलाई 12, हमारे साल के पहले दिन या 2 साल पहले? 2 साल पहले। पेरेंट एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी 2 साल पहले व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग वर 140। अब मेरे ख्याल से इस 140 को मैं एस करके यहां लिखूं तो आप कहेंगे बस कर दें, समझ आ गया है। एस करके यहां लिखूं 140 तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये पैसे सब्सिडरी में जान थी 140 किलो गोश्त था सब्सिडरी में 2 साल पहले। अब माशाल्लाह सब्सिडरी में गोश्त हो गया है 250 किलो। तो ये प्री रिटेन्ड अर्निंग है 140। प्री, इसको गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाओ। अच्छा, अब अगला सवाल। टोटल कितना आ गया? 319 टी 390। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, देयर आर 2 ऑप्शंस। Either we can keep NCI at its proportionate share or we can keep NCI at its fair value. If I keep NCI at proportionate share, how my question will move, let me tell you. NCI is at proportionate share. Then I will packard 390. I will multiply it with 20%, 78. That is proportionate share of NCI. लेकिन फिर ये दोनों चीजें कट जाएंगी आपस में और इसका जो डिफरेंस होगा वो गुडविल 80% सब्सिडरी की होगी, पूरी सब्सिडरी की गुडविल नहीं होगी। तो इस गुडविल का नाम होगा पार्शियल गुडविल। बहरहाल अगर ये इधर 390 आता है और तो इधर फिर 78 आएगा और हम लिखेंगे NCI is measured at proportionate share, that is 78। अगर तो सवाल नहीं कहा कि प्रोपोर्शनेट बेस पे रखने तो ऐसे करेंगे।
इसको कहते हैं सब्सिडरी के नेट एसेट्स। इसे क्या कहते हैं? सब्सिडरी के नेट एसेट्स। जिससे हमने सब्सिडरी को खरीदा उसके नेट एसेट्स। ओके, अगली बात मोहतरम ये है कि सवाल अगर हम पढ़ें तो वो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखने को नहीं कह रहा, बल्कि ये हमने 80% की कीमत लगा के सऊदी किंग को 2 साल पहले दिया है। तो 2 साल पहले अगर इमरान खान अपने 20% शेयर जो कि 0.5 मिलियन क्वांटिटी में बनते हैं, अगर इमरान खान अपने 20% शेयर जो कि क्वांटिटी में 0.5 मिलियन बनते हैं, अगर वो बाजार लेके जाता 2 साल पहले, तो वो शेयर बाजार में कितने के बिकते? इसे कहेंगे इमरान खान के हिस्से की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। पेरेंट ने सोचा है कि एनसीआई को मेजर करना है फेयर वैल्यू पे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। 2 साल पहले वाली फेयर वैल्यू पे एनसीआई को मेजर करना है, क्योंकि वर्किंग वन में सारी चीजें एक्विजिशन डेट की जाती हैं। सब्सिडरी का एक शेयर 2 साल पहले बाजार में 170 रुपए का था। सब्सिडरी का एक शेयर 2 साल पहले बाजार में 170 रुपए का था। सब्सिडरी के शेयर्स मुझे बताएं इन क्वांटिटी 2.5 मिलियन। वो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। सब्सिडरी के यूफोन के 2.5 मिलियन शेयर्स। इसमें से न्यू ओनर हमारे 2 हैं, पेरेंट और इमरान खान, यानी पीटीसीएल और इमरान खान। इसके पास 80% शेयर हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास 20% शेयर हैं। तो इसके पास क्वांटिटी के एतबार से 2 मिलियन शेयर्स हैं, और इसके बाद क्वांटिटी के एतबार से 0.5 मिलियन शेयर्स हैं। 0.5 मिलियन शेयर में से हर एक शेयर बाजार, अच्छा असल में ना ये 5 लाख शेयर्स हैं। 5 लाख शेयर्स है ना, तो एक शेयर देख लेते हैं कितने के। बहरहाल मैंने इसलिए पॉइंट्स में रखा है कि ऑलरेडी डेटा मिलियंस में चल रहा है। तो 0.5 मिलियन शेयर्स हैं, यानी 5 लाख शेयर इमरान खान के पास हैं। एक शेयर बाजार में कितने के? मल्टीप्लाई ₹170, ₹85 मिलियन। व्हाट इज दिस? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ इमरान खान। अच्छा, अभी प्रोपोर्शनेट हमने कितना निकाला था? 78, लेकिन फेयर वैल्यू थोड़ी ज्यादा है उसकी। फेयर वैल्यू इमरान खान के हिस्से की है 85 मिलियन। चलें जी, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू हमने निकाली है, जो कल के सवाल के अंदर हमें अवेलेबल थी, आज निकालनी पड़ी। पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 के साथ लिख लें। कल के सवाल में एनसीआई की फेयर वैल्यू अवेलेबल थी। हर सवाल में जो चीज नहीं आया करे उसे लिखा करें उर्दू में। पॉइंट 2 के आगे लिखें, कल के सवाल में एनसीआई की फेयर वैल्यू अवेलेबल थी। चलें जी, फेयर वैल्यू कितनी आ गई एनसीआई की? जी जी, गुडविल नहीं अभी हमने कैलकुलेट की। अभी हमने ये कहा है कि इमरान खान के पास सब्सिडरी जो है ना, यानी कि यूफोन, उसके 25 लाख शेयर हैं टोटल। 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख शेयर हैं टोटल। उसमें से 20 लाख जो हैं वो पीटीसीएल ने खरीद लिए हैं और सऊदी किंग ने बेच दिए हैं। बाकी शेयर बच गए हैं 5 लाख। 5 लाख शेयर जो इमरान खान के पास पड़े हुए थे, तो इमरान खान ने जरा जाके 1 जुलाई 12, 2 साल पहले नजर मारी कि ये 5 लाख शेयर अगर मैं आज बाजार में बेचूं तो कंसिडरेशन रिसीव कितनी होगी। तो कंसिडरेशन रिसीव इन शेयर्स के बेचने के ऊपर इमरान खान ने अंदाजा लगाया कि मेरी 85 मिलियन है। तो इसका मतलब है अगर इमरान खान भी अपना 20% हिस्सा किसी को बेचे, या हम ही आके बेचते पीटीसीएल को, तो हम शायद 85 मिलियन देके इसका ये हिस्सा खरीद लें। अभी गुडविल की बात नहीं हो रही, अभी ये बात हो रही है कि हर बंदा अपना हिस्सा कितने का बेचेगा। सऊदी किंग अपना हिस्सा बेच के जा चुका है 340 मिलियन लेके। इमरान खान अगर चाहे तो वो भी 85 ले सकता है, लेकिन उसने भी लिया नहीं। अच्छा, इसकी ना कैलकुलेशन आप पेपर में ना इधर ही कर दीजिएगा। वो जो लंबी चौड़ी मैंने की है ना, वो नहीं करनी। पेपर में आप इधर ही कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.5 मिलियन तो मसला तो नहीं होगा कि 2.5 मिलियन टोटल शेयर थे ना, तो 2 पीटीसीएल ने खरीद लिए थे, तो आधे मिलियन इमरान खान के थे, मल्टीप्लाइड बाय ₹170, तो ये 85 आ गया। पेपर में इस तरह कैलकुलेशन कर देंगे। एनसीआई इज मेजर्ड एट डबल एंट्री एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू 85। चलें,
इधर आ जाओ वापस। तो अभी तक, हाँ, अभी तक हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं फेंका आज। तो एनसीआई की फेयर वैल्यू कभी गिवन होगी, कभी एस के शेयर की जो मार्केट में कीमत होगी उसकी बुनियाद पर निकालनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ना, तो किसी दिन हमें ना पेरेंट के शेयर्स की बाजार में कीमत अवेलेबल होगी, वो फिर कहां यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्लीज पॉइंट 2 के साथ लिख लें एस के शेयर की फेयर वैल्यू। ये किसके लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लें अच्छी तरह, ये एस के शेयर की फेयर वैल्यू है। सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितना है, और इमरान खान के पास तो किसके शेयर्स हैं, सब्सिडरी के, यूफोन के। ओके, चलें जी गुडविल निकालें, क्योंकि अगले पॉइंट ना गुडविल इंपेयर हो रही है, तो गुडविल निकालें। अच्छा, अब ये भी फेयर वैल्यू पर टाइप चीज आ गई, ये भी फेयर वैल्यू टाइप चीज आ गई, तो इसका मतलब है पूरी सब्सिडरी अब गुडविल उसकी निकल रही है। तो गुडविल इज 35। अच्छा, इसको ना पॉजिटिव गुडविल कहते हैं, पॉजिटिव गुडविल। कभी गुडविल इधर भी आ जाएगी, वो फिर देखेंगे नेगेटिव गुडविल क्या चीज है, तो इसकी डबल एंट्री कर देते हैं। लेकिन गुडविल जो है ना आज के बाद इनर कॉलम में लिखा करें, क्योंकि हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में जाके इसका इंपेयरमेंट लॉस आ रहा हो, तो गुडविल को इनर कॉलम में लिख दिया। चलेंगे वर्किंग नंबर 9। एन इंपेयरमेंट टेस्ट हैज इंडिकेटेड दैट, एक इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ है जिसने इंडिकेट किया है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एज एट ओवर ईयर एंड वाज ओनली 15 मिलियन। कि कितनी जान रह गई है इसमें, 15 मिलियन की जान रह गई है। रिकवरेबल अमाउंट है, ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ये रिकवरेबल अमाउंट है। अब आप कंपेयर करेंगे जी, इंपेयरमेंट लॉस आपने निकालना है। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए आप मुझे ये बताएं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है, 35, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। बट अनलकीली दोनों गिवन नहीं है, और लकीली डायरेक्ट रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 15। अब आप मुझे बता दें, साइन के चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये 20 पॉजिटिव या नेगेटिव है, लॉजिकली सोचने कि 35 की चीज गिर के 15 पे चली गई है, तो क्या इंपेयर हो गई है, कितने से इंपेयर हो गई है, 20 से। 20 की जर्नल एंट्री इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। ये एंट्री इंशाल्लाह हम जब P&L के सवाल शुरू करेंगे 7-8 दिन बाद, तो P&L में जाके एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया करेंगे इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस, P&L के मुंह पे इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डाल दिया करेंगे। लेकिन जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों की तरफ मूव नहीं करेंगे, तब तक हम अर्निंग को कम किया करेंगे। खर्चे बढ़ाने से अर्निंग डेबिट होती हैं, अर्निंग कम होती हैं, अर्निंग को डेबिट किया करेंगे। अब एक मसला यह है कि अर्निंग दो हैं, एक है एसआरई, एक है सीआरई। सीआरई की यह खासियत है कि इसमें खाली पेरेंट वाली चीजें जाएंगी, और एसआरई की यह खासियत है इसमें जो भी डाल देंगे एंड पे तकसीम होना है सीआरई और एनसीआई में। उस वर्किंग की खासियत है कि उसमें खाली पेरेंट वाली चीजें, और इस वर्किंग की खासियत है कि इस वर्किंग के अंदर जो भी जाना है उसने एंड पे किसमें तकसीम होना है, पेरेंट में भी और इमरान खान में भी, दोनों में तकसीम होना है। अब सवाल यह है कि हमारी एनसीआई फेयर वैल्यू पे अगर आ रही है, तो ऐसी सूरत में गुडविल है फुल। तो जब गुडविल है फुल, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए। इसलिए इंपेयरमेंट लॉस जो हमारा 20 का है वो दोनों को बर्दाश्त करवाने, दोनों के लिए फिर ये अकाउंट होगा एसआरई वाला। इस वजह से हमने यहां लिखा एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। जब भी एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगी तो इंपेयरमेंट लॉस एसआरई में रिकॉर्ड होगा। एंड ऑब्वियसली देयर आर 2 पेजेस, देयर हैंडरिटन पेजेस इन आवर बुक, तो वहां जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि कल पढ़ा दिया था। रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन पॉजिटिव गुडविल व्हेन एनसीआई इज ऑन प्रोपोर्शनेट बेस, नहीं आज तो नहीं है। व्हेन एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू, गुडविल फुल आई थी इसलिए विद इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस पता भी होना चाहिए ना, एंट्री किस अमाउंट से होनी है, इंपेयरमेंट लॉस की अमाउंट से होनी है। इंपेयरमेंट लॉस की अमाउंट से एंट्री होगी एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अमाउंट 20, ये वर्किंग 9 है हमारी। तो इंपेयरमेंट लॉस का लफ्ज़ इधर लिखा आपने, वर्किंग 9, एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। और जब आप करेंगे तो फिर ये 15 पे आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट पे। उधर देखो, ओके चलें जी, आई होप सारे हज़रात तशरीफ ले आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम शुरू करते हैं आज की पहली और आखिरी एडजस्टमेंट, जो कि नई चीज है। पेरेंट और सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं। पेरेंट्स और सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं। आपकी अन्य अटेंशन चाहिए कम से कम 20 मिनट। ओके, किताब में आना पड़ेगा, जो मेन चैप्टर है उसमें एक सफ़ा ढूंढना पड़ेगा, पेज नंबर 6। मोहतरम, आपने स्क्रीन की तरफ देखना। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10। सब्सिडरी ने 10 रुपए के बिस्किट खरीदे इंग्लैंड से। बाहर के मुल्क से इसने 10 रुपए के बिस्किट खरीदे, 10 रुपए कॉस्ट पड़ी। बाहर के मुल्क से, इंग्लैंड से इसने 10 रुपए के बिस्किट मंगवाए सब्सिडरी ने। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर ₹12। यूफोन ने बाहर के मुल्क से बिस्किट मंगवाए। यूफोन ने कहा कॉलेज वाले बच्चे आजकल कर कोई नहीं रहे, मोबाइल इस्तेमाल करना ही लोगों ने छोड़ दिया है, बड़ा रेयर इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, तो इसलिए ऐसा करो कि यार कोई और काम हल्का फुल्का साथ शुरू कर दो। तो बिस्किट बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। सब्सिडरी ने 10 रुपए की चीज खरीदी और पेरेंट को 12 रुपए की बेची। पेरेंट को कितने की बेची? टेंशन चाहिए आपकी बस। पेरेंट को 12 रुपए की बेची। पेरेंट को प्रॉफिट डाल के बेची। प्रॉफिट डाल के बेची। शायद ये प्रॉफिट कॉस्ट पर 20% बनता है, यानी 10 का 20% ₹2, तो कॉस्ट पर प्रॉफिट डाल के इसने पेरेंट को बेच दी। इसे कहते हैं आपस की सेल। 12 रुपए को कहते हैं आपस की सेल। पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन द सेम ईयर फॉर ₹15 और पेरेंट ने आगे किसी को चीजें बेच दी। कितने की जी? 15 की पेरेंट ने आगे किसी को चीजें बेच दी। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताएं कि इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। एक एक करके आपने मुझे एंट्रीज करवाते जाना है। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10। सब्सिडरी एंट्री करेगी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, 10 रुपए की एंट्री। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, बस खत्म करो यार, आसान रखो बात को। सब्सिडरी क्या एंट्री करेगी जी, बोले? परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने रुपए से? 10 रुपए से। स्क्रीन की तरफ देखना आपने, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। एंड सोल्ड गुड्स टू पेरेंट फॉर 12। फिलहाल सब्सिडरी की बुक्स में नहीं। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। कितने रुपए से? 12 से। अच्छा जी, 12 रुपए से ये सब्सिडरी ने एंट्री कर दी अपनी बुक्स में। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपए से और कैश डेबिट सेल क्रेडिट 12 रुपए से। अभी रुक जाएं, इसकी एंट्री जरा बता दें पेरेंट्स की बुक्स में। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? बाजारी बात है, जो उसकी सेल में आ रहा है इसकी परचेज में आ रहा होगा। ओके, पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन सेम ईयर फॉर ₹15। पेरेंट ने 15 रुपए की ये चीजें बेच दी। कैश डेबिट सेल क्रेडिट किसकी बुक्स में? पेरेंट की बुक्स में। कितने रुपए की? 15 रुपए की। अच्छा जी, सेल में से हम आपको पता है माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और उसमें एक चीज हमारी आती है आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, और एक चीज आती है क्लोजिंग स्टॉक। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ओपनिंग स्टॉक सवाल में गिवन नहीं है। परचेजेस कितनी है जरा बताएं? 10 और 12। क्लोजिंग स्टॉक जरा सोच के बताना है। सब्सिडरी तो बेच चुके जी, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेच दी चीजें। क्लोजिंग स्टॉक इसको उठाओ यार जी, सब्सिडरी तो बेच चुकी है। कितना क्लोजिंग स्टॉक सब्सिडरी का? 0। और पेरेंट बेच चुका है, पेरेंट ने आगे बेच दिया ना, तो पेरेंट का क्लोजिंग स्टॉक 0। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? 12। सेल में से क्या माइनस करें? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से क्या माइनस करें? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? बोले बोले बोले, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो सेल में से अब मैं माइनस करने लगा हूं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल सेल में से माइनस करने लगा हूं। जीपी 2 रुपए और जीपी 3 रुपए। डन। टोटल जीपी 5 रुपए। टोटल जीपी कितना हो गया? 5 रुपए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि
अगर मैं इनको एक समझ लूं, अगर मैं इनको एक समझ लूं कि तुम दोनों एक हो, तो फिर ये मुझे 12 तो क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है जी। बीवी ने कितने की चीज खरीदी? 10 की। बीवी ने जर्मनी से, यानी सब्सिडरी ने जर्मनी से, यूफोन ने जर्मनी से 10 रुपए का बिस्किट मंगवाया। यूफोन ने पीटीसीएल को 12 रुपए में बेचा और पीटीसीएल ने सर आसिफ को कहा, सर आप इंपोर्टेड बिस्किट पसंद करेंगे? सर ने कहा जरूर, एक दफा तो मैं ट्राई करूंगा, इसको जरा मुझे दे दो। और 15 रुपए का इंपोर्टेड बिस्किट, अंदर कितने? उन्होंने कहा एक बिस्किट ही है, 15 रुपए वाला तो एक ही होगा। तो ठीक है यार, दे दो, ट्राई करते हैं। तो अब मुझे आप बता दें कि ग्रुप को कितना प्रॉफिट आया। सर्कल के अंदर नहीं देखना, ग्रुप को कितना प्रॉफिट आया? 5। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक भी कितना प्रॉफिट बुक हुआ? जब पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को चीजें बेचे और वो आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को बेच दे, तो ऐसी सूरत में जो हमारी किताबों में प्रॉफिट रिकॉर्ड सेपरेट में हुआ होगा वही असूली तौर पे होना चाहिए था। इस सूरत में पेपर में कंसोलिडेशन की कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर पेरेंट या सब्सिडरी एक दूसरे को चीजें बेचें और वो दूसरा आगे किसी और को बेच दे, तो हमने देखा कि इनको एक समझ के भी प्रॉफिट 5 रुपए आ रहे हैं। 10 वाली चीज 15 में बेच दी ना, इन दोनों ने मिलकर बेची है, इन दोनों ने मिलकर बेची है। 10 ने, वैसे सब्सिडी ने 2 रुपए कमाए थे पहले, 10 और 12, और फिर पेरेंट ने 3 रुपए कमाए, 12 और 15 का डिफरेंस, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 5। इन्होंने क्या बाहर की दुनिया से अगर ये सब्सिडरी डायरेक्ट सरासे को भेज देती तो भी कितना कमाती? 5। अभी दोनों ने मिलजुल के भी कितना ही कमाया है? 5 ही कमाया। 10 वाली चीज 15 में बेच दी है, तो 10 वाली चीज जब 15 में बेच दी तो क्या आउटसाइड वर्ल्ड को डाल के चीज बिक गई? तो जब बिक गई तो इसका मतलब है प्रॉफिट आया भी कितना? डायग्राम के जरिए 5। कंसिडरिंग देम एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रुप को कितना आना चाहिए? 5। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट अगर जमा करें तो भी कितना आ रहा है? 5। देयर इज नो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगले सफे पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 का कंक्लूजन। अगले सफे पे इलस्ट्रेशन 1 का कंक्लूजन लिखा हुआ है। सब्सिडरी परचेज गुड्स फॉर 10, पेरेंट सोल्ड गुड्स फॉर, ओवरऑल प्रॉफिट इज which can be cross checked through adding GP of. So in illustration 1 the group has correctly recorded the profit of, so no adjustment is required. कंसोलिडेशन में जिस तरह सोचवाने को जाए उसी तरह सोचना है, दाएं बाएं अगर आप सोचेंगे तो परेशान रहेंगे। तो इसलिए और कोई प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। इस मिसाल को मैं रिपीट करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अगली मिसाल करते हैं। अगली मिसाल से आपको बात वाज़ेह होगी। अगली मिसाल जी, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10। सब्सिडरी की किताबों में एंट्री बताएं। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, कितने रुपए से? 10 रुपए से। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपए से। डन? वो लिखा हुआ है परचेज, देख लें, ये परचेज। एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12। कैश डेबिट सेल क्रेडिट कितने रुपए की? 12 की। रुक 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 रुक, ये पेरेंट की किताबों में एंट्री बताएं। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, जो उसके लिए सेल प्राइस है वो पेरेंट के लिए परचेज प्राइस है कितना? 12। डन? अब आप मुझे ये बता दें कि पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल ईयर एंड। पेरेंट अभी तक इन चीजों को बेच नहीं सका, पेरेंट अभी तक इन चीजों को बेच नहीं सका। तो कहानी कैसे बनी? ये है सब्सिडरी, ये है पेरेंट। इसने बाहर के मुल्क से कितने की मंगवाया बिस्किट? 10 रुपए के। इसको कितने के बेचे? जब आपने ईयर एंड के ऊपर जाके देखा तो ये बिस्किट का स्काई ब्लू पैकेट पड़ा हुआ था, ये बेकार नहीं। इस डायग्राम में तो ये बिस्किट का स्काई ब्लू पैकेट सर आसिफ के पास पड़ा हुआ था, बिक चुका था, लेकिन इस डायग्राम में तो ये पेरेंट के पास पड़ा हुआ है, ये पेरेंट के पास पड़ा हुआ है। ओके चलें जी, अब आप मुझे बताएं सब्सिडरी की किताबों में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? ओ भाईजान देखें, सब्सिडरी की किताबों में बिस्कुट पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ ना बिस्कुट उसकी किताबों में। तो मुझे बता दें सब्सिडरी ने तो पेरेंट को बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक 0, व्हाटएवर द कॉस्ट ऑफ सेल में भी। अच्छा, पेरेंट की किताबों में जरा मुझे बताएं ये क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? पेरेंट की किताबों में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, और पेरेंट की किताबों में क्लोजिंग स्टॉक उसी पे आएगा जिसमें उसने परचेज किया हुआ है। ऑब्वियसली अभी तक सेल तो किया नहीं, तो पेरेंट की किताबों में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्या पेरेंट की किताबों में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होगा? अपीयर होगा, अपीयर होगा। किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ आता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पेरेंट ने कितने का बेचा है? कितने का बेचा है जल्दी बताएं। अभी बेचा नहीं, अभी बेच नहीं सका बेचारा, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा बिस्किट का। जिसके पास जाके जाते हैं हर कोई कहते हैं इंपोर्टेड बिस्किट, वो तो हुकूमत ने बैन कर दिए, पता नहीं तुम लोगों ने कहां से मंगवा लिए। 0, ठीक है जी। अब आप बता दें कॉस्ट ऑफ सेल 0, 12 माइनस 10, 2 का प्रॉफिट किसने बुक किया? पेरेंट ने, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया ना, क्योंकि चीजें बेची नहीं। अच्छा जी,
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है? 2 रुपए का। बीवी साहब ने पूछा ये प्रॉफिट इसने शर्माए का शोहर को बेच के रिकॉर्ड। चुपेड़ मारे, शोहर को बेच के मतलब ये नहीं है बीवी को मैं मिसाल दे हो पाए जा रहे हैं केड़े चक्रां च बाजी की हो गया है? नहीं मैंने शोहर को बेचे, मैंने शोहर को बेचे, मैंने प्रॉफिट। और तुम तो मैंने शोहर को बिस्किट बेचा है, मैंने शोहर को बिस्किट बेचा। अब आप बता दें जी, मसले बता दें, मसले क्या मसला हो गया? ओ भालुओ, तुम दोनों तो एक दूसरे को बेच के ही प्रॉफिट रिकॉर्ड किए जा रहे हो। क्या हो गया तुम लोगों को? यानी जो चीज आती है बीवी अपने पास रखती है, शोहर को बेच देती है, जबरदस्त हो गया, प्रॉफिट अन्य आ गए, जबरदस्त हो गया बंदा। सुसर ने आगे समझाया नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, तुम तो शोहर को बेच के प्रॉफिट बुक किया जा रही है, ये कौन से प्रॉफिट है और ये कहां लेके जाने हैं तुम लोगों ने? मरना है तुम दोनों ने, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। क्लियर हो गया? अब 2 मसले हाईलाइट कर दें, 2 मसले, ये 2 मसले हैं। सब्सिडरी की किताबों में 2 का प्रॉफिट आ रहा है और पेरेंट की किताबों में स्टॉक आना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, और एनआरवी गिवन नहीं है। कॉस्ट इसकी 10 रुपए है, कॉस्ट इज 10 रुपए फॉर ग्रुप, नॉट फॉर पेरेंट। पेरेंट के लिए कॉस्ट 12 है, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग कंसोलिडेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। You both are 1. If you both are 1, then the cost is not 12. Then ये है हाईलाइट हो रही है कटन दी बजाय। Then the cost is not 12. If you both are 1, try to feel you are me, you are Shohar, you are 1. If you are feeling that you are 1, then it is nothing. What is your real cost? 10. आपकी कॉस्ट क्या है? आपकी से मुराद बिस्किट की कॉस्ट क्या है? 10. अब आप मुझे बता दें 2 मसले सिर्फ बता दें। सब्सिडरी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया जो एसआरई में पड़ा होगा। ये क्या बोल रहे हैं सर आप, एसआरई में पड़ा होगा? यार सब्सिडरी के प्रॉफिट्स यही है ना, सब्सिडरी के प्रॉफिट्स यही है ना। सब्सिडरी ने 2 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, सब्सिडरी का प्रॉफिट तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। तो ये 2 रुपए किसकी किताबों में पड़ा होगा? ये एसआरई में पड़ा होगा। ये 2 रुपए यहां पड़ा होगा और पेरेंट के करंट एसेट्स में, पेरेंट के इन 2 फिगर्स में मसला है भाईजान, इन 2 फिगर्स में मसला है। पेरेंट के करंट एसेट्स में कैश भी पड़ा होगा, बैंक भी पड़ा होगा, डेटर भी पड़े होंगे, स्टॉक भी पड़ा होगा। ये पेरेंट का स्टॉक था मेरे ख्याल से, ये था सब्सिडरी का ना, जब उठाया था तरतीब से उठाया था। ये पेरेंट का स्टॉक था, ये सब्सिडरी का था। पेरेंट के स्टॉक में कितने रुपए पे स्टॉक पड़ा होगा? 12 रुपए पे। असूली तौर पे अगर ये दोनों एक हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट? 10। तो ये 12 पे पड़ा हुआ है, तो यहां कितना होना चाहिए? अब यहां से 2 माइनस कर देंगे, ताकि ये 10 पे आ जाए, और यहां से 2 माइनस कर देंगे ताकि आपस का प्रॉफिट रिवर्स हो जाए, आपस का प्रॉफिट कैंसिल हो जाए। तो मुझे बता दें मसला कब आया करेगा पेपर में? जब पेरेंट सब्सिडरी बेच रहे हैं ना, जब सब्सिडरी पेरेंट को चीजें बेचे और पेरेंट आगे बेच दे तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, और अगर सब्सिडरी पेरेंट को चीजें बेचे और पेरेंट आगे, तो बेची किसने? प्रॉफिट किसने बुक किया? खरीदी किसने? किसकी बुक में पड़ी हुई? तो पेरेंट की बुक में करंट एसेट्स, ये बैलेंस शीट के एतबार से मैं 12 लिख रहा हूं, यहां बैलेंस शीट के एतबार से सोचेगा, ये 12 बैलेंस शीट में चला जाता ना। तो पेरेंट की बैलेंस शीट में स्टॉक हाई प्राइस पे पड़ा होगा और सब्सिडरी की बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जो है वो किस पे पड़ा हो? सॉरी स्टॉक नहीं, प्रॉफिट 2 रुपए पे पड़ा होगा। तो एसआरई डेबिट और ये पेरेंट की बैलेंस शीट में पार्क हो जाने जाके, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में जाके 12 रुपए पड़ा होगा, -2 कर देंगे। ये जरा इलस्ट्रेशन 2 का कंक्लूजन क्या है? Subsidiary purchase goods for rupees and parent did not sold the goods. The subsidiary made a profit of 2, which is unrealized profit and need to be reversed. इसको unrealized profit, URP, unrealized profit क्यों कहते हैं? They have realized the profit within group. They have not realized the profit by selling the goods to someone outside. तो ये जी दोनों एग्जांपल्स के अंदर फर्क था। हाँ जी, बिल्कुल, आपने नहीं कमाया, आपने अपने जानने वाले को कमा लिया, इसका क्या फायदा हुआ? बिल्कुल, सब्सिडरी का अनरियलाइज्ड है ये फ्रॉम द एंगल ऑफ ग्रुप, बट फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन रिकॉर्ड दिस प्रॉफिट, बट जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगेंगे देन नीड्स टू बी रिवर्स्ड। ओके, हाँ जी, अच्छा भाई, अब एक चीज बताइएगा, ये जो 2 रुपए की एंट्री है, आपने
कॉस्ट पकड़ी है 10 रुपए, सेल प्राइस पकड़ी है 12 रुपए, या 2 रुपए का प्रॉफिट पकड़ा है। ये एंट्री प्रॉफिट से होनी है। ये एंट्री किससे होनी है? जैसे अभी रिकवरेबल अमाउंट भी थी, बुक वैल्यू भी थी, हमने इंपेयरमेंट लॉस निकाल के एंट्री की थी, तो इसी तरह इधर कॉस्ट है 10 रुपए, सेल प्राइस है 12, प्रॉफिट कितने? ये एंट्री प्रॉफिट से हुआ करेगी। ये एंट्री किससे हुआ करेगी? प्रॉफिट से हुआ करेगी। अच्छा, मुझे बताएं, पेपर में इतना आसान सवाल आया करेगा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेच दी, सॉरी सब्सिडरी थी ना इधर, सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेच दी और पेरेंट आगे नहीं बेच सका। नहीं, इस तरह का आसान सवाल तो नहीं होगा। पेपर में कैसा सवाल होगा कि 5-6 चीजें बेची थी, उसमें से पेरेंट ने 2-4 बेच दी, कोई 1-2 उसके पास पड़ी रहेगी, तो उसमें फिर हमें दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे या एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा? उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हमें सिर्फ पहले में तो कुछ करना ही नहीं, हमें क्या सोचना पड़ेगा कि टेंशन किस चीज की है? जो चीजें बेच दी पेरेंट ने आगे, या अभी तक पेरेंट के पास पड़ी नहीं है। ओके, ये सब्सिडरी और ये पेरेंट। नौ बजे 10 जनवरी को 9 बजे इसने ट्रक लोड किया और ट्रक लोड करके इसमें 5 चीजें डाली। ट्रक का मुंह इधर था, वो इधर किया और किसकी तरफ रवाना कर दिया? पेरेंट की तरफ। ठीक है जी, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इन इट। ओके, 10 बजे रात के, भाईजान घंटे बाद नहीं, कराची और लाहौर का फर्क है। अच्छा, तो सब्सिडरी से चली थी चीजें, पेरेंट के पास पहुंचते पहुंचते रात 10 बज गए, 10 जनवरी को ही। प्लीज, मैंने कहा बाद आ जाए, पूर्वकार का मतलब आपको समझाना पड़ेगा। इसका मुंह आप किसी तरफ ना करें, पहुंच गया ना ट्रक बस। अच्छा जी, अब पेरेंट के पास ये पहुंच गया। इकतीस दिसंबर को आप गए पेरेंट के पास, तो पेरेंट का जब स्टॉक काउंट किया तो ये वाली दोनों चीजें, ये तो फिर उधर से गायब हो जाएंगी। कॉपी, पेस्ट। ये वाली जो दोनों चीजें थी ना, आइटम नंबर ये पीला वाला, ये पिनक वाला, ये सब्ज वाला, ये काला, लाल नहीं। ये 2 आइटम्स अभी तक किसके पास पड़े हुए हैं? मसला इन 2 का है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के बोले, बिस्मिल्लाह पढ़ के बोलना था, पढ़ेगा। मसला किसका? सिर्फ इन 2 का है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 2। व्हाट इज अनसोल्ड? 532। व्हाट इज सोल्ड? नहीं, पहले मैं सब्सिडरी के एंगल से बात करने लगा हूं। व्हाट इज सोल्ड और सेंट? 5। कितने भेजे? 5 में से अनसोल्ड 2। बस हम इस तरह देखा करेंगे, भेजने वाले ने कितने भेजे? 5। मिलने वाले के कितने नहीं बिक सके? ये जो 2 आइटम्स है ना, इनका हम नाम रखा करेंगे अनसोल्ड, और अनसोल्ड का क्या निकाला करेंगे? प्रॉफिट। और ये वाला जो सवाल है ना, इसमें भेजने वाला कौन है? तो प्रॉफिट किसने बुक किया है? तो प्रॉफिट रिवर्स कौन करे? सब्सिडरी। और दूसरे की किताबों में क्या खत्म करना पड़ेगा? स्टॉक। नोट कर लें, बंदा तो नहीं रखा हुआ नोट करने के लिए। वो पीएनएल के एंगल में बात करेंगे, हम पीएनएल के फॉलो में, इसमें हम सेल भी कैंसिल करेंगे। मसला सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक का है। स्काई ब्लू वाले और ग्रीन वाले और डार्क ब्लू वाले का क्यों नहीं मसला? वो तो पेरेंट ने बेच दिया आगे। तो ये इलस्ट्रेशन 2 टाइप चीज है, कोई येलो और ब्लैक।
हजारों साल नबी से तिब्बे नूरी पर होती है, फिर होता है आप जैसा पैदा। क्या कह रहे हैं? स्टॉक को क्यों क्रेडिट किया है, ये वजह सुन लें भाई। स्टॉक को क्यों क्रेडिट किया है? पेरेंट की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उसमें 12 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में गए होंगे। तो जो पेरेंट की सेपरेट, आपको पता ना जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये बैलेंस शीट के मुंह पे चला जाता है, तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ये 12 रुपए गए होंगे। ये 12 रुपए का स्टॉक है या हमने मिलजुल के 10 का खरीदा था, इस वजह से स्टॉक क्रेडिट करना जी। 2 से, बिल्कुल 2 रुपए से। मुझे पता है आप इस वक्त पढ़ने के मूड में नहीं हो। अच्छा, तो ये हमारी जी अगली एडजस्टमेंट आई है मार्केट में, आपस की सेल, आपस की स्टॉक की सेल। हैंड रिटन पेजेस, पेज नंबर 1 भी आज मैंने निकालना है, मैंने आपको मार्कअप मार्जिन की रिवीजन करानी है जो मैंने आपको कहा था, और पेज नंबर 2 भी। पेज नंबर 2 जरा निकालें, पेज नंबर 2। नेगेटिव गुडविल तो अभी तक नहीं आई ना किसी सवाल में, और इसको छोड़ें जरा। हैंड रिटन पेज नंबर 2 मिल गया। चलें जी, सेल ऑफ स्टॉक किताब के एंड पे है, सेल ऑफ स्टॉक। इसमें हम क्या रिवर्स किया करेंगे? प्रॉफिट रिवर्स किया करेंगे। अभी सेल किसकी थी? सब्सिडरी ने किसको की थी? पेरेंट को। तो बेचा किसने? असल में ना ग्रुप के एंगल से पहले मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप में से किसने हिम्मत की चीजें बेचने की? पहले किसने बेची? सब्सिडरी ने। किसको? पेरेंट को। बेची सब्सिडरी ने, तो प्रॉफिट किसने बुक किया? प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री अर्निंग क्रेडिट या अर्निंग डेबिट? प्रॉफिट ऑन 2 यूनिट्स, 5 नहीं, प्रॉफिट ऑन 2 यूनिट्स। एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अगर बेचे पेरेंट, किसको? सब्सिडरी को, तो प्रॉफिट कौन बुक करेगा? पेरेंट। तो पेरेंट वाली सारी अर्निंग्स तो इधर पड़ी हुई है, तो इसलिए फिर नहीं, पीआरई कोई चीज नहीं है, पीआरई तो हम अकाउंट ही नहीं खोलते ना कोई, सीआरई में पड़ा हुआ है पीआरई। तो सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। और ये अमाउंट क्या होगी? प्रॉफिट ऑन आंस, वो जो 2 यूनिट्स पड़े हुए उनका प्रॉफिट। अच्छा जी, हैंड रिटन पेज 1। अच्छा, इससे पहले ना हैंड रिटन पेज 1 से में कहीं बेशक ये नोट कर लीजिएगा, इससे पहले जरा 2 एग्जांपल्स कर लें छोटी छोटी। गुड्स आर सोल्ड एट 10% मार्कअप, और सेल प्राइस है चीज की 200 रुपए। सेल प्राइस है चीज की 200 रुपए। अब हमने क्या करना है? अब मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे मैं डेटा पुट करता हूं और आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट इसका कितना है। इसका प्रॉफिट मैंने निकालना है। इक्वेशन बनेगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अच्छा जी, गुड्स आर सोल्ड एट 10% मार्कअप। मार्कअप होता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट को एज्यूम करेंगे 100 रुपीज और प्रॉफिट इस पे 10% डाला तो सेल प्राइस 110। ये हमारी बन गई बेसिक इक्वेशन। अब सवाल में अगर गिवन है सेल तो उसको डिवाइड कर देंगे 110 से, और अगर सवाल में गिवन है कॉस्ट तो उसे डिवाइड कर देंगे 100 से, लेकिन सवाल में गिवन है सेल प्राइस। तो अब आप मुझे बता दें, अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं तो 500 रुपए कितने परसेंट पे पड़े हैं? 110 पे। मुझे कॉस्ट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर प्रॉफिट चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसे कहते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ये 10 और 110 परसेंटेज में है और 500 रुपीज में है जी, ₹45। ये हो गया गुड्स आर सोल्ड एट 10% मार्कअप। तो सेल प्राइस से हमने क्या निकाल लिया? प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्जिन और सेल प्राइस है मिसाल के तौर पे 800 रुपए, तो आपने निकालना है प्रॉफिट। चलें जी, अब इक्वेशन क्या बनेगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अच्छा जी, अब आप सेल को 100 लेंगे,
सेल को 100 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी, बैलेंसिंग 80। अब आप निकालना आपने क्या है, प्रॉफिट। व्हाट इज गिवन अमाउंट, सेल। व्हाट इज गिवन अमाउंट, परसेंटेज। व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट, परसेंटेज, इज इक्वल टू 160। ओके, हैंडरिटन पेज 1 अभी रहने दें, उसमें मार्कअप मार्जिन अगर मिसिंग हो वो मैंने निकालना सिखाया हुआ है, परसेंटेज अगर कभी मिसिंग हो वो देख लेंगे किसी दिन। चलें जी, आ जाएं। नाउ अच्छा, अब आपको जो होमवर्क मिला करेगा ना, वो होमवर्क कम्युलेटिव मिला करेगा, यानी उसमें जो पिछली एडजस्टमेंट्स हमने क्लासों में पढ़ ली होंगी वो भी हुआ करेंगी होमवर्क में, और आज वाली भी हुआ करेगी। तो होमवर्क दिन ब दिन जो है वो पिछली एडजस्टमेंट्स को अपने साथ कैरी ऑन करके बना करेगा। ओके, चलें जी, सवाल में आ जाएं वापस। भाई ये भी टाइप करवा देना दानिश, अगली दफा बुक में डाल दो हैंडरिटन पेज। अच्छा, किधर है 620। जी मोहतरम, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। यार ये नीचे ना देखें, ये जरा देखें, सेल इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक, ये क्या चीजें हैं? अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं, अगर मैं क्वांटिटीज से खेलूं, सेल इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक, ठीक है, ये अनसोल्ड होगा। एक्सेलेंट, ये अनसोल्ड होगा। सेल इंक्लूडेड इन बायर, ये जो बायर सेलर यूज हो रहे हैं ना, ये आउटसाइड वर्ल्ड वाला नहीं होगा, ये आपस की ट्रांजैक्शन होगी। तो सोल्ड इज 5, इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक इज 2। मसला इज ऑफ नॉट ऑफ सोल्ड, इस सोल्ड को हम इग्नोर किया करेंगे पेपर में। मसला इज ऑफ अनसोल्ड, बल्कि अनसोल्ड का भी मसला नहीं है, अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालना है। अनसोल्ड का क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। चलें जी, अब भाईजान मुझे बता दें, वैसे तो ये रुपीज हैं, लेकिन मैं समझने के लिए क्वांटिटीज के एतबार से आपको बताता हूं। सब्सिडरी ने पेरेंट को शायद 120 कार्टन या 120 एसी भेजे। पेरेंट ने, सब्सिडरी ने पेरेंट को 120 चीजें भेजी और अभी तक बेचारा पेरेंट 75 बेच नहीं सका। मसला किसका है? 120 का 75 का? 75 का। ये वाली लाइन मगर पेपर में हम इससे फारिग किया करेंगे। मसला किसका? सिर्फ 75 का। और आगे क्या दी हुई है? परसेंटेज। कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे? ये जो कॉस्ट पे होते हैं ना, इससे कहते हैं मार्कअप, और जो सेल पे होते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट, वर्किंग करें। पहले P2S वाली और फिर S2P वाली। अच्छा, मैं डेटे को ना आपके सामने जरा फैला के लिखूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जो लेनी है और जो इग्नोर करनी है। वर्किंग नंबर 10, पेरेंट टू सब्सिडरी, और वर्किंग नंबर 11, सब्सिडरी टू पेरेंट। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं आपको यहां तक इजाजत दे दूं कि पेपर में वर्किंग 8 नहीं करनी, पेपर में वर्किंग 9 नहीं करनी, बल्कि अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस निकालने का दिल चाह रहा है तो इधर ही 35 - 15 करके 20 रुपए का लॉस निकाल लें। हो सकता है आने वाले दिनों में ये इजाजत मिल जाए, और हो सकता है आप उस इजाजत को अभी से अवेल करना शुरू कर दें। तो इसलिए ये वर्किंग कोई जरूरी नहीं है। अभी भी जो मैं वर्किंग कर रहा हूं वैसे टाइम वेस्टेज है, वो वर्किंग जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जरा जहन में ऐसे लाएं कि पेरेंट ने ट्रक रवाना किया सब्सिडरी की तरफ, जिसमें उसने 300 एयर कंडीशनर डाल के भेजे। वैसे तो रुपीज है, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए क्वांटिटी की बात करूं तो 300 रुपए की चीजें किसने किसको बेची? पेरेंट ने। सोल्ड, उसमें से आगे कितनी नहीं बिक सकी? 180। अनसोल्ड 180। मैंने सवाल के फेस पे ना सोल्ड लेके जाना है ना अनसोल्ड लेके जाना है। ये 300 रुपए वो जो 5 है ना डायग्राम में, उस टाइप की कोई चीज है, और ये जो 180 है वो जो 2 बचे हैं ना, उस टाइप की कोई चीज है। मुझे उनका क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, अब मैंने इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन पहले मुझे लिखवा दें ताकि मैं यहां पे क्या, मैं कुछ जनरल एंट्री नहीं कर रहा, मैं से 3 लाइनें डाली हैं बस। अनसोल्ड का मैंने प्रॉफिट निकालना है। मुझे इक्वेशन बता दें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 100 लूं इसको,
हाँ इसका 20 है भाई, इसका 20 है। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ये पेपर में मैंने नहीं लिखनी है, ऐसी जहन में सोच लिया करूंगा अनसोल्ड का प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएं, ये दोनों फिगर्स मैंने कहीं यूज नहीं करनी सिवाय ये वाली फिगर निकालने में हेल्प आउट करेंगे ये। अच्छा जी, 180 अगर पड़ा हुआ है 120 पे, ये सेल प्राइस हुआ करेगी 180 अगर, क्योंकि सोल्ड है ना, तो सोल्ड चीजें सेल प्राइस पे पड़ी होती हैं। तो 180 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस विल बी माय प्रॉफिट ऑन वो जो दो बची हुई चीजें ट्रक के नीचे पड़ी थी वो वाली 30। इस 30 की जर्नल एंट्री बता दें, किसने बेचा? पेरेंट ने। किसने सबर अभी नोट, किसने बेचा? पेरेंट ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पेरेंट ने। पेरेंट के प्रॉफिट इधर पड़े हैं, तो भाई यही अकाउंट है हमारे सामने, तो सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा है? सब्सिडरी के, तो स्टॉक क्रेडिट। लेकिन स्टॉक क्रेडिट करते हुए ये सोचने की जरूरत नहीं है पेरेंट के सब्सिडरी का। स्टॉक क्रेडिट कितने से? 30 से। चलिए जी, वर्किंग 11 आप कर दें इसी तरह। ये दोनों फिगर्स मैंने क्रॉस की हैं और ये मैंने टिक की है। जी मोहतरम, ये मुझे पता था अभी कोई सवाल पूछेगा कि 180 सेल प्राइस पे क्यों है, इसकी इंशाल्लाह मैं बात कर लेता हूं। पहले मुझे इसी तरह आप ये वाली कैलकुलेशन कर दो, मैं बता देता हूं आपको 180 सेल प्राइस पे क्यों है। S2P वाली कैलकुलेशन करें। सादा सी कैलकुलेशन है जी। सब्सिडरी ने कितने की चीजें भेजी थी? 120 की। बेचारा पेरेंट आगे कितने की नहीं बेच सका? 75 की। मसला ना सोल्ड का ना अनसोल्ड का है, सवाल के मुंह पे जो जाना है वो अनसोल्ड का प्रॉफिट जाना है, अनसोल्ड का प्रॉफिट। उसके लिए प्रॉफिट की इक्वेशन चाहिए। 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 जी। अब आप मुझे बता दें कि अनसोल्ड कितना है। ये हमेशा सेल प्राइस पे पड़ा होगा, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा अभी। ये हमेशा सेल प्राइस पे पड़ा होगा 150, वजह ये सेल है इंटू 50 20। इस 25 की सिर्फ जनरल एंट्री करनी है आपने। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। प्रॉफिट किसने बुक किया? सब्सिडरी ने। दूसरा स्टॉक में एंट्री डाल दें, एसआरई डेबिट और स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट 25 से, और ये एंट्री 30 से। अच्छा, अब एक साहब का ये सवाल है कि आपको कैसे पता चले ये 30 रुपए सेल प्राइस है। इसकी एक तो वजह ये सोल्ड की फिगर है, और दूसरी बात सोल्ड पड़ी चीजें सेल की हुई पड़ी ही सेल प्राइस पे होती हैं। और दूसरी बात हमारी मेन डायग्राम में अगर आप वापस आए तो असल में ये जो बायर स्टॉक में फिगर पड़ी होती है ना 12 वाली, ये 12 वाली फिगर सवाल में हमें दी हुई थी। ये जो बायर स्टॉक वाली फिगर है ना वो ये 12 वाली है। असल में जो बायर स्टॉक में चीज पड़ी होती है ना वो ऑलरेडी पिछले ने प्रॉफिट डाल के बेची होती है, तो वो सेल प्राइस पे पड़ी होती है। तो असल में वो ऑलरेडी सेल प्राइस पे पड़ी होती है। 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए की बेची तो ये सेल प्राइस पे पड़ी है। तो बहरहाल इस तरह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सादा से बात बताएं। स्टेप्स टू इन्वॉल्व, कितने की चीजें बेची, उनमें से कितने की पड़ी रह गई। पड़ी रह गई चीजें हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी, इनको सेल प्राइस से डिवाइड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। जो जवाब आएगा, अगर बेचने वाला पेरेंट है तो सीआरई डेबिट, और अगर बेचने वाली सब्सिडरी है तो एसआरई डेबिट। चलें जी टोटल्स करते हैं, एंट्रीज पोस्ट करवा दें। P2S की एंट्री करवाएं। ये कौन सा वाला स्टॉक होगा? P2S का, तो प्रॉफिट रिवर्स हो रहा होगा ऑन अनसोल्ड स्टॉक। इतनी तफसील तो पेपर में शायद हम लिखे ना, लेकिन आज लिख लेते हैं। P2S वाला होगा तो CRE डेबिट 30 और स्टॉक क्रेडिट कितने से? स्टॉक कहां पड़ा होगा? करंट एसेट्स में। SRE डेबिट कौन सा वाला स्टॉक? S2P वाला। प्रॉफिट रिवर्सल, प्रॉफिट रिवर्सल अर्निंग को कम कर देगी। प्रॉफिट इसमें पड़ा होगा ना, जो सब्सिडी ने स्टॉक बेचा था उसका प्रॉफिट इधर पड़ा होगा, तो 25।
SRE डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। इस अकाउंट का कैरी डाउन आता है या सब्सिडरी का प्रॉफिट इमरान खान और पेरेंट को बांट दिया जाता है। इसका प्रॉफिट इमरान खान और पेरेंट को बांट दिया जाता है जी। CRE और NCI जी कितना था इंटू 13। अब वो एक्शन ये इन दोनों को यहां ले जाए। मुबारक हो जी, आपके यहां सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग आई है। ये जाके CRE को खुशखबरी सुनाएं और NCI को भी मुबारक हो जी, आपको भी आपके यहां भी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग आई है। ट्राई टू बी इन क्लास एंड आई थिंक यू आर इन क्लास। चलें जी, कैरी डाउन। NCI बोल दिया करो आज के बाद, रिस्पेक्ट दिया करो इमरान खान को। NCI 16 220 NCI अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कहां आएगा। आज जादू वो होगा जो सर चढ़ के बोले। ये क्या पाँव में फिरता रहे जादू, सर चढ़ के बोलना चाहिए। कमाल लोग हैं आप लोग आजकल, बिल्कुल टाइम भी ज़ाया नहीं करे अपना। 2-3 महीने को बड़ा इफेक्टिवली आप जो है वो यूज़ कर लें, इंशाल्लाह बड़ा ही फ़ायदा हो जाएगा। वरना ऐसे ही वो चलिए वही किताब दोबारा उठाने को दिल नहीं जाता फिर बनेगा। तो हिम्मत करें, हौसला करें, और अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो गया तो आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करें कि ऐसा ना हो। बस रोज़ाना आते रहा करें, टेस्ट को एज अ चैलेंज लिया करें और फिर अगले टेस्ट में बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। और जब टेस्ट का सोल्यूशन आपको चेक होकर मिले तो आप कंपेयर किया करें कि मार्क जो सोल्यूशंस में थे वो सोल्यूशन क्या था और मैंने सोल्यूशन में क्या किया, तो कहाँ कहाँ मैंने दही बनाई। लगे रहें, बस लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। अच्छा, मैं वैसे आपको गप नहीं मार रहा, मैं सीरियसली बताऊं, हम पढ़े होते थे ना, पढ़ते पढ़ते अकाउंटिंग से बोर हो गए, चलो भी लॉ शुरू कर दो यार। पढ़ते पढ़ते लॉ से बोर हो गए, चलो भी BM शुरू कर दो। तो कई बोरियत दूर करने के असबाब होते हैं। पढ़ते पढ़ते कंसोलिडेशन से बोर हो गए, चलो जी IAS 38 शुरू कर दो। तो ये कई तरीके हैं, ये बोरियत दूर करने के ना तरीके अपने बदलें। जी मोहतरम, मोबाइल फ़ोन CA इंटर तक तो नहीं था, फिर शायद लकीली अनलकीली घर वालों ने ले दिया था। ओके, कंसोलिडेशन ही होगी मंडे के टेस्ट में। अच्छा, कंसोलिडेशन पिछले कौन सा स्टैंडर्ड था? IAS 12। IAS 12 में से भी कुछ हो सकता है। ओके, IAS 12 भी बल्कि ज़्यादा होगा। कंसोलिडेशन में से क्या सवाल आना है? कंसोलिडेशन नहीं होगा टेस्ट में। IFRS 8 है, तो ये बताओ ना, IFRS 8 होगा टेस्ट में आपके। ठीक है, IFRS 8 होगा इंशाल्लाह। IAS 12 में हल्का फुल्का आ गया तो ये ना कहना कि साथ IAS 38 भी आ, कुछ भी आ सकता है यार लेकिन मेन IFRS 8 होगा। वॉल्यूम बंद है ना। जो होमवर्क वाला सवाल है उसमें देख लें, नजर कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं तो नहीं। अगला सवाल होमवर्क वाला है। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि अगर कभी आपको जिंदगी में किसी का कोई ऑपरेशन करवाना पड़े, कोई आपको गरीब बंदा मिले, ऑपरेशन करवा दे मेरा, तो गुर्दों का किसी चीज का कर लो यार, दिल का कर लो, हार्ट सर्जरी कर लो, कुछ कर लो, तो आप जो है वो क्या करेंगे? दानिश, इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ भाईजान, सारे उधर मुतवज्जे हो जाएं। आप क्या करेंगे? डॉक्टर ढूंढेंगे? कंसोलिडेशन ही शुरू कर देंगे? वो कह रहे कोई कंपनी ढूंढूंगा जो कंसोलिडेशन करवा के पैसे दे दे मुझे। अच्छा, तो
आप क्या करेंगे? डॉक्टर ढूंढेंगे। और डॉक्टर को ढूंढते हुए किन चीजों का ध्यान रखेंगे? अच्छा, आप डॉक्टर के वर्क पे रिलाई करेंगे तो उसको रेफर करेंगे ना। डॉक्टर के वर्क पे अगर रिलाई नहीं करेंगे तो उसको रेफर नहीं करेंगे। भाईजान ओ भाईजान, उस क्लास में सिलेबस की बातें हो रही हैं। आप समझे थे मैं जिंदगी के सिनेरियो शुरू कर दी हैं। ओ हाथ धो गए, मेरे पास टाइम नहीं है सिलेबस में। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? रिलाई करेंगे डॉक्टर के वर्क पे। उसकी रिप्यूट कहां से पता चलाएंगे? मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अपना हार्ट पेश करेंगे पहले तो कार पर। अच्छा, एक्सपर्टाइज देखेंगे, लोगों से मशवरे लेंगे, और इन द एंड उसको कोई डिस्क्लेमर वगैरह भी देंगे कि मरीज को कुछ हो गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने कोशिश कर ली है। डिस्क्लेमर तो पहले देंगे ना। डिस्क्लेमर तो वो देगा, आप भी देंगे भाईजान मैं पैसे लगा रहा हूं, तुझे फलां डॉक्टर के पास भेज रहा हूं, अपने नाम से भेज रहा हूं। इन द एंड आप उसे मरीज को कहेंगे भाईजान कुछ हो गया ना, तो मैंने तो कोशिश की थी कि डॉक्टर तुझे अच्छा ढूंढ के दूं, लेकिन फिर भी अगर जैसे अब्बू कहें भाई छोटे भाई के लिए ट्यूशन के लिए जो है वो कोई टीचर ढूंढो, आप ढूंढ ढांड के ले आए, लेकिन अब्बू को एंड पे ये भी कहते हैं अब्बू मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, बाद में छोटे के साथ कुछ हो गया और उसका पेपर खराब हो गया मेरा कसूर नहीं है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चलें छोड़ें, अगले सवाल का जवाब दें। आपको अगर जिंदगी के किसी मौके में ऐसा करना पड़ जाए कि आप फंस जाएं, कोई रास्ता ना हो निकलने का, हर तरफ आपको जो है वो मुश्किलात नजर आ रही हो, हर तरफ आपको मसाइब नजर आ रहे हो, हर तरफ आपको जो है वो परेशानियां नजर आ रही हो, और भाईजान अटेंटिव हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप बड़ों से मशवरा करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, बड़ों से मशवरा करेंगे। हो सकता है बड़ों में आपके कोई असातिज़ा हो जाएं, हो सकता है बड़ों में आपके कोई चचा ताया हो जाएं, वालिदैन हो जाएं, उनसे आप मशवरा करेंगे। और अगर कोई ऐसा खतरनाक बात होगी तो किसी लॉयर को हायर कर लीजिएगा, लॉयर से पूछ लीजिएगा भाईजान मैं फंस गया हूं, बड़ा ही परेशान हूं, क्या करूं यार, मुझे बता दो इससे कैसे निकलूं। और अगर कुछ ना बन पड़े तो आप जिस जगह बैठे होंगे उस जगह छोड़ के निकल जाएंगे, यार मैं जा रहा हूं, मेरे से ये मसला हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, तो कई ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन ये आखिरी वाली जो ऑप्शन है आपने सबसे आखिर में एक्सरसाइज करनी है कि आप किसी बात से तंग आ गए दोस्त की और आप क्लास ही छोड़ के चले गए। ये बात बाद में करना है, आपने ये नहीं करना है, बड़ा रिस्की काम है। इन द एंड आपने ये कर लेना है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो एथिक्स के हमारे 2 पेज रहते थे, वो हो गए हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता चला ही नहीं था कि एथिक्स हो रहा है? हाथ खड़ा करें यार। आप समझ रहे थे IAS 38 रिवाइज हो रहा है? पढ़ लें वो जो एक सफा रह गया हुआ एथिक्स का एथिक्स का एक सफा रह गया हुआ वो पढ़ लें। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 468। भाई ये वाला रहता था, ऊपर वाला हो गया हुआ है, ये नीचे वाला रहता था। हाँ ठीक है, वॉल्यूम 1 तो मैंने कल कहा था लाने को। ये रहते हैं ना रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, वो बता देना, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स रहते हैं, इससे ऊपर वाली बात होगी भी थी। A chartered accountant who intends to rely on the work of others, for example internal person, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी हो सकता है जिसपे आप रिलाई करें। ये देख लो, a chartered accountant who intends to rely on the work of others, whether internal or, shall exercise professional judgment to determine what steps to take in order to fulfill his responsibility। जैसे किसी मरीज ने आपको कह दिया था डॉक्टर ढूंढो, फैक्टर्स टू कंसीडर। अच्छा, आपको किस पे रिलाई करना पड़ेगा? सीए करने के बाद किसी लॉयर पे रिलाई करना पड़ेगा, किसी वैल्यूअर के काम पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 16 की फेयर वैल्यूज लगवानी है। तो फैक्टर्स टू कंसीडर इन डिटरमिनिंग वेदर रिलायंस ऑन अदर इज रीजनेबल इंक्लूड, आप मार्केट में जाएंगे उससे क्या पता चलाएंगे? रेपुटेशन और एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, और उसके बंदे अवेलेबल हैं या नहीं। ये डॉक्टर साहब खुद ही टूर पकड़ के खड़े होते हैं या 2-4 बंदे साथ खड़े किए होते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल टू द अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल ही हो जहां आप उसको भेज रहे हैं। और वेदर द अदर इंडिविजुअल कौन है? बार-बार अदर इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो डॉक्टर है ना, या फिर आपके केस में वो लॉयर है या वैल्यूअर है? लॉयर वैल्यूअर, लॉयर वैल्यूअर। वेदर द लॉयर इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये लॉयर्स और डॉक्टर्स में हमारे प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स लगते होंगे या उनके फील्ड के? कोई उनके फील्ड के लगते होंगे। सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, पहले अपना हार्ट सर्जरी करा के देख लें। प्रायर एसोसिएशन, सच और क्या मैं कहूं, सच इंफॉर्मेशन में भी गेन फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, या लॉयर से अपने घर का कोई पहले केस लड़वा लें प्रायर एसोसिएशन, और फ्रॉम कंसल्टिंग अदर्स, और फ्रॉम कंसल्टिंग अदर्स, या दूसरों से मशवरा ले लें कि भाईजान ये केस लड़ने गया था, खुद तो नहीं लड़ने लग गया था आपसे, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर इंडिविजुअल और
आपको पता है अदर्स के बारे में पता चल जाता है जिंदगी में। ये इसी तरह तो गहरी बात नहीं है, इसी तरह तो रिश्ते होते हैं। आप किसी को किसी का पता करने को कहते हैं, तो इसी तरह अदर से अदर का पता चल जाता है ना। ओके, मतलब ये है कि लॉयर के बारे में पता चलाना है तो आप किसी और से पता चलवा लो कि लॉयर ने आपका केस लड़ा था तो कैसे लड़ा था, आपसे तो नहीं लड़ने लग गया था। एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और मे बी मिसलीडिंग। अगर इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है। बॉस आपके सर पे खड़ा है डंडा पकड़ के, ऐसे कुर्सी पकड़ के, कोई एम्प्लॉय आए, जरा कोई एम्प्लॉय आए, जल्दी 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 कोई एम्प्लॉय आए, कोई आ जाए यार, इसमें क्या, मैं आ जाता हूं इस साइड पे, शर्माते ही हो। अब बॉस जो है वो एम्प्लॉय के पास खड़ा है और एम्प्लॉय को कह रहा है, एम्प्लॉय तेरी ऐसी की तैसी इंपेयरमेंट लॉस की, इधर हो, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री तूने नहीं करनी। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं ठीक है, ये सफाई डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, आप दिल ही दिल में सोचो मैं आई कैब जाऊंगा, ये देखो ना, पढ़ो रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी। आप आई कैब जाएं, पहले तो आई कैब जाके देखें, आई कैब को कहें यार ये वाला भी सी है, पता नहीं कैसा सी है, मेरे तो दिल में नहीं आ रहा भाई, ये भी सी है और ये भी सी है। तो आप ऐसी सूरत में रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी, आप आई कैब जाके कहें कि भाईजान कैसे सी है आप लोगों ने रखे में, या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर से मशवरा कर लें कि मेरा बॉस मुझे ये कह रहा है। आपने नहीं जाना, मशवरा करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर से मशवरा कर लें। कोई लॉयर आए, उठे उठे उठे, लॉयर आए, उठो 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 उठो, लॉयर के कान में कुछ कहो। अच्छा, लॉयर जो है, लॉयर आप अपना चेहरा दिखाएं, हाथ हिलाएं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा आपको? क्या कहा? जल्दी था, जल्दी था। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। लॉयर ने इनको कहा कि ये बॉस ऐसे कर रहे हैं, बताओ कि कोर्ट में चला जाऊं मैं तो क्या हो सकता है, बॉस क्या कर सकते हैं मेरे साथ? ठीक है, चलेंगे लॉयर। तीनों ने हेल्प नहीं की इसकी, ना आईकैप ने को मशवरा दिया एम्प्लॉय को, ना ऑडिटर ने को मशवरा दिया, ना लॉयर ने। डिटर्मिनिंग वेदर एनी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टी और इंक्लूडिंग यूजर्स और रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट अथॉरिटीज। अब चौथी ऑप्शन इसके पास ये है कि शिकायत लगा दे। चौथी ऑप्शन इसके पास क्या है? शिकायत लगा दे। शिकायत यूजर्स को लगाए, एससीसीपी को लगाए, जिसको भी लगाए, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह को देख के थोड़ा पीछे होना, बस इतना सा। हाँ, इफ आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल फिजिबल ऑप्शंस, और दीवानावार घूमता रहा, लॉयर के पास भी गया, आईकैप के पास भी गया, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के पास भी गया, सबके पास गया, और जाके थक हार के लेट गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा मैं कहां फंस गया हूं, मैंने तो समझा था मैट्रिक कर लो सारे मसले हल हो जाएंगे, ये तो सीए करके भी मसले हल नहीं हो रहे, तो मैं कहां फंस गया हूं। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द ऑप्शंस द सीए डिटरमाइंस दैट एप्रोप्रिएट एक्शन हैज नॉट बीन टेकन, एप्रोप्रिएट काम ये लोग नहीं कर रहे, and there is reason to believe that information is still misleading information, कह रहे हैं, the accountant shall refuse। सामने खड़े हो, उधर बरमला कह दो मैं नहीं करूंगा, जान चली जाएगी मुझे। मैं नहीं करूंगा, जान चली जाएगी। क्या नहीं करूंगा? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री जो उसने कहा है कि छोड़ दो। अच्छा, तो रिफ्यूज टू बी एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन, सबसे पहले ये इनकार कर दे भाईजान मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कई लोग अपने बच्चे से तंग आके कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इसको आग किया, तो आप कहते भाईजान मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस इट माइट बी अप्रोप्रिएट। सवा पढ़ो, रेजिग्नेशन लेटर लिखो अपना, आई रिजाइन। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये ज्यूम करो कि बेगम का फोन आया हुआ है, 5 मरले का घर है, उसको 10 मरले में शिफ्ट करना है। ये ज्यूम करो बेगम का फोन आया हुआ है, 5 मरले का घर है, उसको 10 मरले में शिफ्ट करना है, और ये जंग आपके माइंड में चल रही है, और एम्प्लॉयर ने कहा हुआ है कि महीना आपकी तनख्वाह माशाल्लाह 10 लाख है। अब आप कोई फिक्रा बोलो आके, नहीं करना है, करना है, कर जरा। ये लो, इधर सफा लाओ, सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, बोलो। आप जो मुझे तनख्वाह 10 लाख दे रहे हैं वो आपको मुबारक हो, वो आपको मुबारक हो। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकता, मैं चटनी के साथ रोटी खा लूंगा, मुंह तो रखो, मैं चटनी के साथ रोटी खा लूंगा, मैं 5 मरले से 2 मरले में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं 2 नंबर लोगों के साथ नहीं रहूंगा। चलो बैठ जाओ। In such circumstances, it might be appropriate for a CA to resign
फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आप वहां से रिजाइन कर दें, लेकिन ना ये आईकैप कह रहे हैं इस गम में ना घर जाके आपने अपनी डायरी खोलनी है, घर जाके ना अपनी डायरी खोलें और आज के दिन की ना पूरी कारगुजारी लिखें। क्या क्या हुआ आज के दिन की ना पूरी कारगुजारी लिखें उस डायरी में कि क्या हुआ क्या आपके साथ, क्यों अथरू रुक नहीं रहे। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इनकरेज्ड, आईकैप कहते हैं मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया। एक काम आप और कर दो, लिखना शुरू करो, जरा लिखना शुरू करो अपनी डायरी में, अपने लिए लिखना शुरू करो फैक्ट्स, क्या हुआ था। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आईएएस 36 पे बहस चल रही थी। द कम्युनिकेशंस एंड पार्टीज विद हुम मैटर्स वर डिस्कस्ड, आईकैप के पास गया, लॉयर के पास गया, सबके पास गया। मैंने तो चुप करके शहबाज शरीफ को भी कॉल लगा दी थी, वो तो उठाई नहीं उसने, कहते मैं तो पता नहीं कहां कहां गया, तो मैं तो सबके पास गया। द कोर्सेज ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, कोर्सेज ऑफ एक्शन ये थे कि एक तो मैं सीढ़ियों से छलांग मार देता, एक ये था कोर्स ऑफ एक्शन, उसे में आके दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि मैं रिजाइन कर देता। ये मेरे पास कोर्सेज थे और इन सबको सामने रखने के बाद मैंने सोचा कि मैं अटेम्प्ट करता हूं एड्रेस करने की मैटर को बाय रिजाइनिंग, मैं रिजाइन करके अटेम्प्ट करता हूं। ये सारा आपने एक डायरी पे लिख देना ताकि कल कल को आके आपको एम्प्लॉयर आपका पकड़े या कोई बंदा भी पकड़े तो आप ये ना कि मुझे भूल गया था क्या हुआ था, क्योंकि कई दफा हो जाता है पता ही नहीं चलता क्या हुआ था। तो आपको ये ना भूल गया हो कि क्या हुआ था, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कर लें तो बातें याद रह जाती हैं, क्योंकि आपको फिर याद नहीं आ रहा होगा बॉस ने क्या कहा था और फलाने क्या कहा था। तो ये सेफगार्ड्स हैं, ये क्या हैं, सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स क्या मतलब, वायरस से बचने के तरीके नहीं। सेफगार्ड्स का क्या मतलब है बोले, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां से आप निकल ना सकें, तो फिर ऐसी सूरत में मैं आपको कई मिसालें दी थी, जिंदगी में मुश्किलात आ गई, मसाइल आ गए, आप कहीं नहीं निकल पा रहे, बड़ों से मशवरा करें, ये जो सारी बातें की थी, तो फिर आपने ऐसा करना है। ये तो ऐसी उसने तमहीद बांधी हुई है। व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नोस or has reason to believe that information with which accountant is misleading, accountant shall take appropriate actions to resolve the matter. Actions include discussing concerns. मेरे ख्याल से तो ये वाली बातें लिखेंगे ना तो शायद ये लिखनी ना पड़े, इनमें से फिर मैं देख लेता हूं कौन सी एक्स्ट्रा बता देता हूं। Discussing concerns that information is misleading with CA's superior, अपने सुपीरियर के पास चले जाएं, appropriate level of management के पास चले जाएं, डायरेक्टर्स वगैरह, those charged with governance, डायरेक्टर्स के पास चले जाएं, CEO के पास चले जाएं, एंड रिक्वेस्टिंग सच इंडिविजुअल्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और उन्हें कहें कि यार मेरा बॉस CFO जो है बड़ा 2 नंबर बंदा है, इसको सही कर लें वरना कुछ हो जाना है, फुल स्टॉप। सच एक्शन माइट इंक्लूड, इसमें यह भी शामिल है हैविंग द इंफॉर्मेशन करेक्टेड, आप उनसे इंफॉर्मेशन करेक्ट करवाएं कह के, इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड, और अगर पहले ही यूजर को आप बता चुके हैं कोई 2 नंबर बाद, तो इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट कराने की रिक्वेस्ट करें। कंसल्ट, किसी दिन बात करेंगे इसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आप कई दफा ना ऑर्गेनाइजेशन में जहां ज्यादा फटे होते हैं ना, 400-400 500 एम्प्लॉइज होते हैं, तो उन्होंने तरीका बनाया होता है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया करेंगे। तो कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एन एथिक्स और विसल ब्लोइंग पॉलिसी। विसल ब्लोइंग होता है सीटी बजाना, यानी शिकायत लगाना, विसल ब्लोइंग को अंडरलाइन शिकायत लगाना। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके शिकायत लगाने की पॉलिसीज देखें क्या है, रिगार्डिंग हाउ टू एड्रेस सच मैटर्स इंटरनली, और इंटरनली ही कोशिश करें एड्रेस करने की। ये सारा फोकस याद रखिएगा इंटरनल पे है, बड़ों के पास चले जाएं, डायरेक्टर्स के पास चले जाएं, इनके पास चले जाएं, पॉलिसीज देखें आपके ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल के पास है। इन द एंड फिर अगर आप सोचें द सीएम माइट डिटरमिन दैट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन एक्शंस। अब आप तंग आ गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास, लोगों के पास जा जाके, पता चला आपको डायरेक्टर भी मिले हुए हैं, CEO भी मिला हुआ है, सारे एक ही बरादरी के हैं, तो अब आप तंग आ गए हैं। अब आप क्या करें, द सीएम माइट डिटरमिन दैट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन एप्रोप्रिएट एक्शंस इफ द अकाउंटेंट कंटिन्यूज टू हैव रीजन टू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन इज स्टिल मिसलीडिंग, the following further actions might be appropriate। तो following further actions कब लेंगे, पहले तो घर का मसला घर में हल करने की कोशिश करेंगे, ना हो सका तो फिर कोर्ट तक जाएंगे, तो फिर आप जो है वो कोर्ट में चले जाएं, आईके के पास चले जाएं, जिस मर्जी चले जाएं, जाके मसला हल करवाएं। ठीक है जी, ओवर करो।